एपिसोड 163 में क्या आपने देखा कि हान लो फेंग की वापसी के लिए आयोजित स्वागत पार्टी में दिखाई नहीं दिए। वास्तव में लो फेंग और ले शेन लगभग 100 वर्षों से हान से संपर्क करने में असमर्थ रहे हैं। जैसा कि यह पता चला है, हान ने कुलीन प्रशिक्षण शिविर में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और अंततः विशालकाय एक्स डोजो द्वारा सबसे कम रैंक वाले मुख्य सदस्य के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें 30 वर्षों के लिए प्राइमल कैओस सिटी में खेती करने का मुफ्त अवसर मिला, वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के मुख्य सदस्यों के बराबर एक उपचार। यह उल्लेखनीय है कि शुरुआती ब्रह्मांड और मूल ब्रह्मांड के बीच समय प्रवाह 3 गुना से अधिक भिन्न होता है। पूरी तरह से खेती पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हांग ने वर्चुअल यूनिवर्स से संचार बंद करना चुना। यही वजह है कि लो फेंग और ले शेन लगभग 100 वर्षों से उस तक पहुंचने में असमर्थ रहे हैं। आपको आश्चर्य हो सकता है, चूंकि कोर सदस्य न केवल अंक अर्जित करने के लिए बल्कि कैओस स्टेल को समझने का अवसर प्राप्त करने के लिए स्वर्गीय ब्रिज को पारित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, वे सफल होने के बाद सीधे प्राइमल कैओस सिटी क्यों नहीं जाते। कारण सरल है, प्राइमल कैओस सिटी में उनकी मुफ्त खेती की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। आमतौर पर यूनिवर्स स्तरीय कोर सदस्य प्राइमल कैओस सिटी में 30 वर्षों के लिए निःशुल्क, डोमेन मास्टर्स 300 वर्षों के लिए और वर्ल्ड मास्टर्स 3000 वर्षों के लिए खेती कर सकते हैं। अपनी साधना के समय को बढ़ाने के लिए उन्हें ऐसे अंक खर्च करने चाहिए जो अत्यंत मूल्यवान हो और जिन्हें विभाजित करना कठिन हो। यही कारण है कि लो फेंग, बोलन और अन्य चुनौतियों को पार करने के बाद तुरंत बिगिनिंग यूनिवर्स में नहीं गए। लॉट पर वापस। एपिसोड 163 में हम सीखते हैं कि मार्क्विस जिन यू के माध्यम से लो फेंग सफलतापूर्वक किंग लॉन्ग जू से संपर्क करता है, जो स्टारफील्ड स्क्रैपयार्ड में मलबे के व्यापार की देखरेख करने वाले 5 पर्यवेक्षकों में से एक है। तथाकथित स्टारफील्ड स्क्रैपयार्ड वास्तव में एक विशाल स्टारफील्ड है जिसका उपयोग विभिन्न युद्ध क्षेत्र के मलबे को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, और ऐसे 9 क्षेत्र हैं। अलौकिक युद्ध के मैदान में भयंकर लड़ाइयों के कारण अनगिनत नुकसान के परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में मलबा होता है, जैसे कि ज़िर्ग अवशेष, यांत्रिक टुकड़े, बिखरे हुए हथियार और बहुत कुछ। मलबे शब्द से मूर्ख मत बनो, ये अवशेष महत्वपूर्ण मूल्य रखते हैं। उदाहरण के लिए, ज़िर्ग अवशेष शक्तिशाली प्राणियों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़िर्ग सेनाओं की खेती, जबकि धातु के टुकड़े जहाजों या हथियारों को बनाने के लिए विनिर्माण कंपनियों द्वारा सस्ते में खरीदा जाता है। इसके अतिरिक्त इन अवशेषों का पर्याप्त वाणिज्यिक और विशेष उपयोग मूल्य है। इसलिए इन 9 प्रमुख स्टारफील्ड स्क्रैपयार्ड को पूरी तरह से 5 शीर्ष मानव शक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्रत्येक शक्ति प्रत्येक स्टारफील्ड में दैनिक व्यापार संचालन की देखरेख के लिए एक राजा अमर को नियुक्त करती है। किसी भी एक गुट को हावी होने से रोकने के लिए स्क्रैपयार्ड में सख्त लेनदेन सीमाएं हैं। एक बार जब कोई एकल लेनदेन एक निर्धारित सीमा तक पहुंच जाता है, तो सभी 5 राजा अमर को सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संयुक्त रूप से इसे मंजूरी देनी चाहिए। इसके विपरीत, जब तक सौदा इस सीमा से अधिक नहीं होता है, उनमें से कोई भी स्वतंत्र रूप से इसे मंजूरी दे सकता है। सौभाग्य से, हालांकि लो फेंग को बड़ी मात्रा में ज़िर्ग अवशेषों की आवश्यकता थी, लेकिन मात्रा किंग लॉन्ग जू की अनुमोदन सीमा के भीतर गिर गई, जिससे लो फेंग को अतिरिक्त नौकरशाही से बचाया गया। इससे भी बेहतर, किंग लॉन्ग जू वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का सदस्य है। यह जानने पर कि लो फेंग राजा झेन यान का शिष्य है, उसने स्वाभाविक रूप से गुप्त सहायता की पेशकश की। जब ज़िर्ग का आवंटन रहता है, तो किंग लॉन्ग जू ने जानबूझकर लो फेंग के लिए उच्च श्रेणी के ज़िर्ग अवशेषों के उच्च अनुपात वाली इकाइयों को चुना। इस प्रकार उसे एक व्यक्तिगत पक्ष दिया। वास्तव में उच्च ग्रेड ज़िर्ग योद्धाओं अक्सर 10 कर रहे हैं, 100 या यहाँ तक कि 1000 बार उनके निम्न श्रेणी के समकक्षों की तुलना में मजबूत। उच्च ग्रेड ज़िर्ग का उपयोग इरिना नस्ल ज़िर्ग योद्धाओं की मदद करने के लिए बनी हुई है, काफी कम ग्रेड अवशेष का उपयोग करने की तुलना में आवश्यक संसाधनों को कम करेगा। अगर किंग लॉन्ग जू चीजों को मुश्किल बनाना चाहता था, तो वह ज्यादातर क्षतिग्रस्त या निम्न श्रेणी के ज़िर्ग अवशेषों के साथ इकाइयों का चयन कर सकता था, जिससे लो फेंग को अपनी मिलियन मजबूत ज़िर्ग सेना को इकट्ठा करने के लिए अधिक संसाधन खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सौभाग्य से, लो फेंग एक अमर दोस्त के लिए ज़िर्ग अवशेष खरीदने का दावा करते हुए संदेह से बच गए। आखिरकार कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक योद्धा जो केवल डोमेन मास्टर स्तर 9 पर दिखाई देता है, वह ज़िर्ग क्वीन को गुलाम बना सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ज़िर्ग क्वीन की अनूठी आत्मा विश्व मास्टर स्तरीय गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट्स को नियंत्रित करना भी मुश्किल बना देती है। लो फेंग को डिवाइन जनरल की विरासत में मिले बिना और गुप्त वृद्धि तकनीकों का उपयोग किए बिना उन्हें इसके बजाय गुलाम बनाया जा सकता था। एक बार ज़िर्ग अवशेषों की मात्रा और कीमत पर सहमति हो जाने के बाद लो फेंग किंग लॉन्ग जू से मिलने के लिए स्क्रैपयार्ड के लिए रवाना हो गए। भुगतान पूरा करने के बाद किंग लॉन्ग जू ने लो फेंग को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में एक अंतरिक्ष यान पर मार्गदर्शन करने के लिए 2 विश्व मास्टर स्तरीय अधीनस्थों को भेजा, जहां वह ज़िर्ग अवशेषों की सर्वश्रेष्ठ इकाइयों का चयन कर सकते थे। आखिरकार, स्टारफील्ड पूरे ब्रह्मांड देश जितना विशाल है और अकेले शारीरिक उड़ान से यात्रा करने में अव्यावहारिक समय लगेगा। हालांकि जब लो फेंग अपनी मिलियन मजबूत ज़िर्ग सेना बनाने की तैयारी में व्यस्त थे,
तो वह यह नोटिस करने में विफल रहे कि एक घातक संकट चुपचाप आ रहा था। एक ज़ृग जासूस जो पृथ्वी पर लो फेंग की निगरानी कर रहा था, पहले ही उसके प्रस्थान की सूचना दे चुका था। ज़ृग के शक्तिशाली खुफिया नेटवर्क और विश्लेषणात्मक क्षमताओं के साथ वे अपने सटीक स्थान को इंगित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपने सामान्य क्षेत्र को कम करना और इसके भीतर खोज करना अभी भी आसान था। जैसे ही लो फेंग ने स्क्रैपयार्ड में अपना लेन देन पूरा किया, वहां छिपे ज़ृग जासूसों ने जल्दी से उसके स्थान को इंगित किया। यह ज़ृग उसे हत्या करने के लिए सही अवसर बन गया। कारण यह है कि स्क्रैपयार्ड के नियमों के अनुसार किसी भी अमर स्तर के प्राणी को तारों वाले क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, जहां सामान संग्रहित किया जाता है। यहां तक कि अमर स्तर के खरीदारों को कर्मचारियों की देखरेख में संग्रह पूरा करने के लिए विश्व मास्टर स्तर या निचले अधीनस्थों को भेजना होगा। इस नियम का मुख्य उद्देश्य चोरी को रोकना है। स्मरण करो कि अमर स्तर तक टूटने के बाद एक योद्धा की आंतरिक दुनिया एक दिव्य राज्य में बदल जाती है, जिससे उन्हें एक दिव्य राज्य की अनूठी शक्ति का उपयोग करके तुरंत टेलीपोर्ट करने की अनुमति मिलती है। यद्यपि स्क्रैपयार्ड का मलबा क्षतिग्रस्त हो सकता है और कम व्यक्तिगत मूल्य का हो सकता है, अगर कोई इसे पर्याप्त रूप से इकट्ठा करता है तो कुल मूल्य बहुत अधिक होगा, जो अमर लोगों को भी बड़ी मात्रा में सामग्री लूटने और तत्काल दिव्य राज्य टेलीपोर्टेशन के माध्यम से भागने का जोखिम उठाने के लिए पर्याप्त होगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्टारफील्ड स्क्रैपयार्ड की रखवाली करने वाले ब्रह्मांड आदरणीय के साथ भी उनके लिए लगातार अपना ध्यान विभाजित करना असंभव है। विशाल शून्य स्थान में स्वीप करने और हर समय हर कोने की निगरानी करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करना। जब तक चोरी का पता चलता है, तब तक चोर अमर लंबे समय तक बिना किसी निशान के गायब हो चुका होगा। कुछ लोग सोच सकते हैं, अगर ऐसा है तो क्या कोई विश्व मास्टर चोरी नहीं कर सकता था? जवाब है हाँ, लेकिन यह इसके लायक नहीं है। आखिरकार मानव वर्ल्ड मास्टर्स की आंतरिक दुनिया में आमतौर पर लगभग 10,000 किलोमीटर का व्यास होता है, जो अंतरिक्ष जानवरों की तुलना में बहुत छोटा होता है और केवल सीमित मात्रा में संसाधनों को स्टोर कर सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चोरी करने से पहले विश्व मास्टर को सभी कर्मचारियों को मारना होगा, अन्यथा चोरी नहीं की जा सकती थी। एक दिव्य राज्य का उपयोग करके टेलीपोर्ट करने की क्षमता के बिना भले ही एक विश्व मास्टर को 10 दिनों से अधिक समय तक पूरी गति से उड़ना पड़े, फिर भी वे स्टारफील्ड स्क्रैपयार्ड से बचने के लिए संघर्ष करेंगे। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि यहाँ तैनात एक ब्रह्मांड आदरणीय के साथ भले ही जानकारी धीरे धीरे फैलती हो, उनके लिए 10 दिनों तक अनिर्धारित रहना असंभव होगा। एक बार उजागर होने के बाद ब्रह्मांड आदरणीय तुरंत स्टारफील्ड स्क्रैपयार्ड के किसी भी कोने पर उतर सकता है, जिससे विश्व मास्टर को भागने का कोई साधन नहीं मिल सकता है। बेशक चोरी के जोखिम को और कम करने के लिए लो फेंग जैसे विशेष मामलों से अलग, जो प्राइमर्डियल शून्य अंतरिक्ष, साधारण विश्व मास्टर्स और यहाँ तक कि कई डोमेन मास्टर्स में मुख्य सदस्य का दर्जा रखते हैं, ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश करने से सख्ती से मना किया जाता है। आखिरकार लो फेंग जैसी प्रतिभा मानव जाति द्वारा भारी निवेश की गई कभी भी कुछ क्षुद्र अल्पकालिक लाभ के लिए अपने असीम भविष्य का व्यापार नहीं करेगी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि भविष्य में वह जिन संसाधनों और अवसरों को प्राप्त करने के लिए खड़ा है, वे चोरी के लिए वर्तमान में उपलब्ध सामग्रियों से कहीं अधिक हैं, दर्जनों, सैकड़ों या हजारों गुना भी। केवल एक मूर्ख ही मामूली लाभ के लिए एक महाशक्ति के मुख्य सदस्य के रूप में अपनी स्थिति और संभावनाओं को खतरे में डाल देगा। अब असली सवाल उठता है, यह सब लो फेंग की सुरक्षा से कैसे संबंधित है? मुख्य बिंदु यह है कि ज़ृग को संग्रहित करने वाले क्षेत्र अमर स्तर के प्राणियों के लिए प्रवेश की सख्त मनाही रखते हैं, जो सीधे डायलन को लो फेंग को पूरी तरह से एस्कॉर्ट करने से रोकता है, क्योंकि डायलन खुद एक अमर है। यह हत्या के लिए एक सुनहरा अवसर के साथ ज़ृग प्रस्तुत करता है। ज़ृग तुरंत सबसे मजबूत हत्यारे वे तारामंडल का कबाड़खाना के भीतर लगाया था सक्रिय। हत्यारे ने गुप्त रूप से लो फेंग की निगरानी की, पूरी तरह से किसी का ध्यान नहीं गया। स्टारफील्ड पर्यवेक्षकों में से एक के रूप में वह लो फेंग और उनके 2 गाइडों के वास्तविक समय के स्थान को ट्रैक करने के लिए आसानी से बुद्धिमान निगरानी प्रणाली का उपयोग कर सकता था। एक बार लक्ष्य बंद हो जाने के बाद हत्यारे जूनियर कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से खजाने की खोज के लाभ का दावा करने के बहाने चुपचाप अपना पद छोड़ दिया और सीधे लो फेंग के लिए रवाना हो गया। उसने नियोजित घात स्थल पर एक समयबद्ध बम स्थापित किया, निगरानी उपकरण को नष्ट कर दिया और फिर खुद को प्रच्छन्न किया, जैसे कि उसने संयोग से लो फेंग के समूह का सामना किया। 2 गाइड पूरी तरह से गार्ड से दूर थे, क्योंकि खजाने की खोज ऊपरी प्रबंधन द्वारा निचले रैंकों को दी गई एक वैध सुविधा है। हालांकि जो एक उचित कार्य प्रतीत होता था, उसने तुरंत लो फेंग के संदेह को ट्रिगर किया। कारण सरल था, जब समयबद्ध बम फट गया और मॉनिटर नष्ट हो गया, जबकि विशाल शून्य स्थान में इस तरह की घटना पर अधिकांश लोगों का ध्यान नहीं जा सकता है, लेकिन निगरानी संकेत के अचानक गायब होने का तुरंत पता बबाटा ने लगा लिया, जिसने तुरंत लो फेंग को सतर्क कर दिया। क्षण भर बाद पहले से न सोचा 2 गाइड तुरंत हत्यारे के घात से मारे गए थे।
हत्यारे ने तब लो फेंग पर एक घातक आध्यात्मिक ऊर्जा हमला किया। विश्वास है कि उसकी चोटी 9वीं रैंक विश्व मास्टर शक्ति आसानी से 9वीं रैंक डोमेन मास्टर को आसानी से कुचलने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन ज़िर्ग को पता नहीं था कि लो फेंग का असली शरीर 6ठी रैंक का वर्ल्ड मास्टर गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट था, जिसकी आध्यात्मिक ऊर्जा शुद्धता 9वीं रैंक के वर्ल्ड मास्टर की प्रतिद्वंद्वी थी। इसके अलावा लो फेंग को जीवन कोर की अटूट सुरक्षा थी। सक्रिय बचाव के बिना भी कुछ विश्व मास्टर्स इसे आसानी से तोड़ सकते थे। हालांकि लो फेंग अपने जीवन कोर की भयानक प्रकृति को उजागर नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने टॉवर ऑफ शून्य का उपयोग करके हत्यारे के आध्यात्मिक ऊर्जा हमले को आसानी से बेअसर करना चुना। फिर उन्होंने मोयू वाइन को नियंत्रित करके और E9 ग्रेड लेजर बंदूक चलाकर पलटवार किया। जैसे ही मोयू वाइन अपने सबसे बड़े रूप में फट गया, लो फेंग ने चुपचाप अपने मोशा कबीले क्लोन को जीवन कोर ले लिया और खुद को एक बेल के पत्ते के रूप में प्रच्छन्न किया। चुपके से लताओं के साथ दूर के ज़िर्ग अवशेषों में फिसल गया। सबके बाद ज़िर्ग एक क्लोन होने के अपने रहस्य का खुलासा कभी नहीं किया था। कोई भी कभी कल्पना नहीं करेगा कि लो फेंग की असली जीवन रेखा दूर मलबे के ढेर के भीतर छिपी हुई थी। यद्यपि वह अपनी खुद की लड़ाकू ताकत का परीक्षण करने के लिए इस अवसर को लेना चाहता था, लो फेंग अहंकार और लापरवाही से बचने के लिए शांत रहा। क्लोन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला किया, अपने मानव शरीर के साथ हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। यह उल्लेखनीय है कि विश्व मास्टर स्तर 6 पर मोयू वाइन की प्रत्येक मुख्य बेल विश्व मास्टर स्तर 8 पावर हाउस के बराबर थी और इसमें भयानक पुनर्योजी क्षमताएं थीं, जहां साधारण विश्व मास्टर्स इसे कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। एक साथ 200 से अधिक लताओं के साथ हत्यारा पूरी तरह से दबा हुआ था, मुश्किल से वापस लड़ने में सक्षम था। उनके हमले मोयू वाइन की पुनर्जनन गति के साथ भी नहीं रह सके। मामले को बदतर बनाने के लिए लो फेंग ने मोयू वाइन को नियंत्रित किया और अचानक सिंक में लेजर बंदूक निकाल दी। लताओं से फंसकर हत्यारा शॉट्स को पूरी तरह से चकमा नहीं दे सका। हालांकि एक चोटी विश्व मास्टर स्तर 9 के शक्तिशाली शरीर के साथ सामना करना पड़ा। हालांकि लेजर बंदूक ने गंभीर चोटों को भड़काया, फिर भी यह उसे मौके पर मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। जैसे ही लो फेंग का मानना था कि जीत उनकी मुट्ठी में थी, एक अप्रत्याशित भयानक आभा अचानक उतर गई। कारण इस हत्यारे सबसे मजबूत घुसपैठिए ज़िर्ग स्टारफील्ड स्क्रैपयार्ड में लगाया था के रूप में स्वागत किया गया था, क्योंकि अपने ही अद्वितीय ताकत की वजह से नहीं था, लेकिन क्योंकि एक अमर स्तर हत्यारा अपने भीतर की दुनिया के भीतर छिपा हुआ था। एक पल में अग्नि कानूनों का एक धधकता डोमेन भड़क उठा, जिसमें सभी दिशाओं में चिलचिलाती गर्मी फैल गई। मोयू बेल को तुरंत और पूरी तरह से दबा दिया गया था। इसकी लताओं के बड़े हिस्से आग की लपटों में राख हो गए थे। जिस क्षण अमर स्तर के हत्यारे ने खुद को प्रकट किया, लो फेंग ने तुरंत किंग लॉन्ग जू को संकट संदेशों की एक श्रृंखला भेजी, जिससे उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई। संकट ईमेल प्राप्त करने पर किंग लॉन्ग जू ने तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए तैयार किया। हालांकि भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के कारण स्टारफील्ड स्क्रैपयार्ड ने लंबे समय से उच्च अधिकारियों द्वारा लागू एक सख्त बुद्धिमान प्रबंधन प्रणाली लागू की थी। इसके नियमों को ओवरराइड नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक कि एक राजा अमर स्तर के बिजली घर के रूप में राजा लांग जू असहाय था। वह सिस्टम की अवहेलना नहीं कर सकता था और जबरन माल क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था, अन्यथा उस पर बुद्धिमान प्रणाली द्वारा सीधे हमला किया जाएगा। यह बुद्धिमान प्रणाली की सीमा थी जहां इसने भ्रष्टाचार को प्रभावी ढंग से रोका, लेकिन अनुकूलन के लचीलेपन का अभाव था। इसके अलावा भले ही राजा लांग जू ने लो फेंग को बचाने के लिए नियमों की अवहेलना की, लेकिन उनकी ताकत तुरंत युद्ध के मैदान में पहुंचने के लिए अपर्याप्त थी। स्टारफील्ड स्क्रैपयार्ड विशाल और लगभग असीम था, और यहाँ तक कि टेलीपोर्टेशन तकनीकों पर महारत के साथ एक ही कदम में इतनी विशाल दूरी को पार करना मुश्किल था। इससे भी बदतर, किंग लॉन्ग जू केवल राजा अमर स्तर तक ही पहुंचा था और अभी तक टेलीपोर्टेशन में महारत हासिल नहीं की थी। पूरी तरह से हल्की गति की उड़ान पर भरोसा करते हुए लो फेंग के स्थान तक पहुंचने में उसे कम से कम कई दिन लगेंगे। तब तक लड़ाई पहले से ही तय हो जाएगी। इस प्रकार इस समय सभी किंग लॉन्ग जू असहाय रूप से प्रतीक्षा कर सकते थे, क्योंकि बुद्धिमान प्रणाली ने स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया का पालन किया और तैनात यूनिवर्स आदरणीय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। हालांकि सिस्टम प्रोसेसिंग से लेकर संदेश वितरण तक ब्रह्मांड आदरणीय के आगमन तक कार्यों की इस श्रृंखला में कम से कम 1 मिनट से अधिक समय लगेगा। एक अमर स्तर की लड़ाई में 1 सेकंड में भी कई झड़पें देखी जा सकती थीं, पूरे 1 मिनट की तो बात ही छोड़ दें। समय की इस घातक खिड़की में क्या लो फेंग तब तक जीवित रह सकता है जब तक कि सुदृढ़ीकरण नहीं आ जाता? यह पूरी तरह से उसके अपने हताश प्रतिरोध पर निर्भर करेगा। तो क्या बचाव समय पर पहुंच जाएगा? और लो फेंग इस अचानक जीवन या मृत्यु संकट को कैसे दूर करेगा? इन सभी रहस्यों का खुलासा अगले स्पॉइलर में किया जाएगा। बने रहें। यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।